हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एडुकेयर कोचिंग क्लासेस में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड बोलते ही अपने को एक समझ में आता है कि एक ऐसा चीज जिसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है, ठीक है, जो सख्त होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम ये चीज देख जानेंगे कि कौन सा ऐसा क्या सॉलिड भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग ले लो, ओके, रबर बैंड ले लो। वो लोग को हम लोग किसी भी तरह से फोर्स दें, ठीक है, तो वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। इसको मैं क्या किया कि इसको मैं फोर्स दे दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में इधर से फोर्स दे दिया, इधर से फोर्स दे दिया, तो ये क्या होता है, अपने आप को दबा लेते हैं, ठीक है, ये दब जाता है ऐसे, ठीक है। ये किस वजह से हुआ, फोर्स देने की वजह से हुआ, ठीक है। तो ये तो अपना शेप चेंज कर दिया, क्योंकि सॉलिड था, इसके बाद भी ये शेप अपना चेंज कर दिया। मैं इसको इधर खींच लूंगा, ऐसे खींच लूंगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, दूर दूर चल जाएंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इधर इधर फोर्स लगाया तो ये ऐसा हुआ क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसको अपना शेप चेंज नहीं करना था, लेकिन फिर भी कर लिया, ठीक है। अगर मैं रबर बैंड का बात करता हूँ, देखो ये रबर बैंड है, इसको मैं अगर बात करता हूँ, इधर इधर से फोर्स दे दिया तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा दिखने लगेगा। रबर बैंड को अगर हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये भी सॉलिड है तो इस वजह से हो गया। अब तुम ये बोल सकते हो सर इसको तो ऐसे बनाया ही गया है ताकि अपना शेप को चेंज कर पाए, ठीक, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्केल है, स्टील का स्केल है, उसको क्या कर दिया, मैं उसको ऐसे करके एक जगह में दीवार पे फिक्स कर दिया, ठीक है। फिक्स करने के बाद मैं क्या किया कि मैं यहाँ से ऐसे करके फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये कुछ जो है ये ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो फोर्स लगाया हूँ, इस वजह से हुआ, ठीक है, क्या लगाया, फोर्स लगा दिया हूँ, इसी वजह से हुआ। तो देखो ये जो फोर्स लगा ना, जिस फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है, क्या चेंज हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। तो जो फोर्स लगाने की वजह से इसका शेप चेंज हो जाता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया डिफॉर्मिंग फोर्स किसको बोलते हैं। क्यों डिफॉर्मिंग फोर्स बोले, क्योंकि ये डिफॉर्म कर दिया, इसके ओरिजिनल शेप को चेंज कर दिया, तो इसी वजह से इसको डिफॉर्मिंग बोलते हैं। देखो तो अब ये तो पता चल गया ना कि रबर बैंड बना है इसका शेप चेंज करने के लिए, ये स्प्रिंग बना है, हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, उसका भी क्या हो गया है, शेप चेंज हो गया, बना है इस वजह से ही। अब बोल सकते थे लेकिन अब ये तो इस वजह से नहीं बना था ना, इसको टेढ़ा करे बोल के, स्केल को तो हम लोग सीधा रखने के लिए, फिर भी ये टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अब इस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, जिस फोर्स की वजह से अपना शेप चेंज कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, फोर्स हटा दूंगा, क्या हटा दूंगा, ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स को मैं हटा दिया, ठीक है, तो वापस इस कंडीशन में चल जाएगा। ये फोर्स को भी हटा दिया, ये फोर्स को भी हटा दिया, तो ये भी वापस इस कंडीशन में चल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जिस, अब देखो फोर्स हटाते के साथ ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में चले गया, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये अपने आप को रिस्टोर कर दिया, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये चीज समझ। अभी देखो हमने ये पढ़ लिए कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में पढ़े। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स लगता कैसे है, ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमको सॉलिड की स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलते हैं, देखते हैं, ओके। तो देखो ये है सॉलिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है, ये पार्टिकल्स बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, पार्टिकल्स बना रहा हूं। ऐसे पार्टिकल्स पूरे 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है, 2D, ये तो 2D व्यू में बनाया, 3D व्यू में मतलब पीछे भी रहेगा, आगे भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा। इसमें क्या है, सब पार्टिकल्स बने हुए हैं, ठीक है, सब पार्टिकल से ही बना हुआ है। इस पार्टिकल्स को हम लोग जानते हैं, ठीक है, इस पार्टिकल्स को हम लोग जानते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एटम बोलते हैं या मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या होता है जब दो पार्टिकल अभी पार्टिकल ही लेकर समझो, बाद में मैं इसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तरह मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो जब मान लेते हैं कि मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, और एक पार्टिकल बहुत दूर में है, ठीक है, बहुत दूर में है, ओके। तब क्या होगा
कि इस पार्टिकल का अपना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है, इस पार्टिकल का भी अपना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होता ही है सब में। अब इसके पास, अब ये जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन ये भी न्यूट्रल है। क्या है? ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि हमको पता है ना इसके पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नामक चीज होता है, इसी वजह से न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ठीक है, ये भी न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा पास लेके आने का कोशिश कर रहा हूं, देखो यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया, ऐसे ऐसे करके पास लाने का कोशिश कर रहा हूं, और मैं यहां तक लेके आ गया, ठीक है, यहां तक ऐसे करके यहां तक लेके आ गया, ठीक है, न्यूट्रल को मिलाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये पार्टिकल जो था, ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि ये इसके पास आ रहा था, किसके पास आ रहा था, मान लेते चलो इसे नाम दे देते हैं, ये ए पार्टिकल है और ये बी पार्टिकल है, ठीक है। ए पार्टिकल के पास में कौन आ रहा है? बी लेके आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग इसको फोर्स वगैरह देके किसी भी तरह से लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो लेके आ रहे थे, तब क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अपने आप को कुछ एडजस्ट करेंगे। तो जैसे ही एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये कुछ दूर तक पहुंचा ही होगा कि वो उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा। मतलब ए भी बी की तरफ जाने लगेगा, बी भी ए की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एट्रैक्टिव नेचर, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में अरेंज कर दिए थे, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ओके। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो समझ में आता है। आपस में आके आने की कोशिश करेंगे, इसको बोलेंगे एट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स, ओके, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब ये लोग इतने दूरी पे आए, मान लेते हैं इसको r डिस्टेंस तक पहुंच गया, ठीक है, r डिस्टेंस तक पहुंच गया। इसके बाद ये a जो है ना b को खींच रहा है, ना b जो है वो a को खींच रहा है, ठीक है। इतना फोर्स में बोले कि भाई तुम इतना दूर पे ही मेरे से दोस्ती करो, a बोला b को मैं इतने ही दूरी में दोस्ती करो, और b भी बोला a को हम लोग इतने दूर में ही ठीक दोस्ती बना सकते हैं। लेकिन हम लोग हैं जिद्दी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और फोर्स देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, a वाला जो है और b वाला जो है और पास में आ गया। क्या आ गया? और पास में आ गया। लेकिन अब पास में आने के बाद इन लोग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और इन लोग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, और ये लोग का जो चार्ज जो है वो सेम होने की वजह से रिपेल करने लगा। तो यहाँ पे ये B जो है ये दूर जाने की कोशिश करेगा, और A भी जो है वो दूर जाने की कोशिश करेगा। कितना दूर जाने की कोशिश करेगा? वो वही r डिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन पे जब पहुंच जाता है दो पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ये स्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो हर एटम, पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स स्टेबल होने का कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने का कोशिश करता है। तो यही डिस्टेंस पे वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, ठीक है। आई होप तुमको ये इतना चीज समझ में आया होगा कि कैसे अट्रैक्टिव नेचर हुआ, और रिपेल कब हुआ? जब बहुत पास में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा भी फोर्स देते रहे तो बहुत ज्यादा रिपल्सन फोर्स में हमको महसूस हो रहा है, ओके। ये चीज समझ में आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। देखो अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बना के ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूँ? ये फोर्स और डिस्टेंस r का बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जब हम लोग डायरेक्ट लेके आए थे पार्टिकल्स को, पास में लेके आए थे, तो मैं यहाँ पे देखो ये दोनों अभी A पार्टिकल ये B पार्टिकल आपस में ये r डिस्टेंस पे है, ठीक है। मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पे, इसको r नहीं r0 बोलते हैं, चलो, ठीक है। समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे r रहेगा तो कंफ्यूजन होगा। r0 डिस्टेंस पे ये लोग स्टेबल है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब देखो इस r0 डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जहां पे दो पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है मतलब कि किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है, ना इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, ना इस पे कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। ना ये दोनों दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गया, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ जो होता है, इस ग्राफ को हम लोग ऐसे करके समझते हैं, ठीक है। ये इसका ग्राफ जो होता है वो इस टाइप से ही होता है, ठीक है। ये इस टाइप से ग्राफ। देखो क्या हुआ, जैसे जैसे ये वाला जो नेचर है ये रिपल्सिव नेचर को बता रहा है, रिपल्सिव फोर्स को बता रहा है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स को बता रहा है, मतलब कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो हिस्सा है रिपल्सिव फोर्स को बताएगा, ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स को बताएगा। देखो कैसे हो रहा है, दूर में था फोर्स कम था,
धीरे 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 डिस्टेंस कम किए, फोर्स बढ़ते गया। कौन सा फोर्स बढ़ते गया? अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते गया, आपस में पास आते गए आते गए आते गए। एक पॉइंट कोई आएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा कि इन लोग के पास में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और तेजी से क्या होगा, और तेजी से ये आपस में पास में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और तेजी से पास पे आया और यहाँ पे आके पहुंच गया, जहां पे इस पॉइंट पे क्या होना है, इस पॉइंट पे फोर्स जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया है। तो ये कौन सा आर है? ये यही आर नॉट होगा। तो चलो इसको हम लोग आर नॉट बोल देते हैं। ये आर नॉट पॉइंट पे पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ, मैं और पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, और पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा कि ये पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी पास में आ गया। पास में मैं क्या जबरदस्ती का फोर्स लगाया हूं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, रिपेल करने का कोशिश करेगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो कम डिस्टेंस, थोड़ा सा भी डिस्टेंस करेंगे और कम करेंगे तो ज्यादा ही फोर्स हमको रिपल्सिव वाला महसूस होगा। इसी वजह से जितना डिस्टेंस, हल्का सा भी डिस्टेंस कम करते जाओगे, फोर्स हाई मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ तुमको समझ में आया। इसी से और एक ग्राफ बनता है एनर्जी के रिलेटेड, ठीक है। वो कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड ग्राफ बनता है, ठीक है। चलो इसको भी बना लेते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। मैं इसी के जस्ट नीचे बना रहा हूं, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पे आर नॉट मिल चुका है, आर नॉट मिल चुका है। इसका भी ग्राफ कुछ इसी प्रकार से होता है। क्या होता है? इसका भी ग्राफ कुछ इसी प्रकार से होगा। थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर बनाते हैं, ऐसे करके आया, ऐसे करके, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये डिस्टेंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते गए, देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमको पता है कि एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है। और ये कब आएगा? जब ये आर नॉट डिस्टेंस पे रहेगा। कहां पे रहेगा? आर नॉट के डिस्टेंस पे रहेगा, तभी क्या होगा, इसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। जैसे ही मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी हल्का हल्का बढ़ेगा। जैसे ही मैं और पास में लेके आने की कोशिश करूंगा पार्टिकल्स को, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका हाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि कैसे रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ से भी अपने को समझ में आता है, इसका एनर्जी से भी हम लोग को समझ में आता है। तो ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो ग्राफ तुमको याद रखना है और इससे इसका सारा पॉइंट्स तो मैं बता ही दिया हूँ, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज अपने को समझ में आ जाता है कि कैसे अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, कैसे रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी, अब देखो इसको हम लोग आगे चल के यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी से अभी एक टर्म आता है, उस टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, अभी हम लोग जान गए रिपल्सिव फोर्स के बारे में, जान गए, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में जान गए, दो ग्राफ देखे, दो ग्राफ को हम लोग समझे और समझ में आया, ठीक है। एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ कि अभी मैंने सॉलिड्स के बारे में बताया था। सॉलिड्स कैसे थे? ये सॉलिड के पार्टिकल्स थे, ठीक है। अगर ये पार्टिकल्स के, ये देखो ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है ना, मैं भी जस्ट बताया था, एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो इसी से सॉलिड बना हुआ है। अगर ये एटम्स के बीच में तो फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। मुझे समझ में आ गया? तो देखो यही मैं बोल रहा था कि कैसे हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी लेके समझ सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर, एटम के बीच में इंटर एटम, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे देखो एक टर्म हम लोग को आता है, ठीक है। इसी से एक टर्म प्रोड्यूस होता है जिस टर्म का नाम है इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी, ठीक है। ओके, तो देखो ये इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या है ना, ये एक टेंडेंसी है, ये एक प्रॉपर्टी है, जहां पे एक मटेरियल पे जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए हैं, ठीक है, क्या लगाए? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए हैं, तो वो वापस से रिगेन करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो कोशिश कर रहा है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि मान लेते हैं कि यही स्प्रिंग वाला है, लेते हैं एग्जांपल। देखो ये यहां से मैं फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया? डीएफ मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहां से भी क्या लगा दिया हम लोग? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो क्या हो गया? कुछ ये इस प्रकार से आपस में चिपक गया, ये ठीक है, चिपक गया। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूंगा, तो वापस से कैसे आ जाएगा? वापस से इधर ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो जिस
तो ये देखो ये वापस इस कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन देखो यहाँ पे आ रहा है, इसको नोट कर लो पॉज करके। ओके, अब देखो इलास्टिसिटी का सिर्फ यही एक डेफिनेशन नहीं, दूसरे डेफिनेशन के बाद अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन लिखे हैं वो तो एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा। दूसरा डेफिनेशन के बारे में बात करें, ये ऑपोजिशन होता है, ठीक है, कितना अपोज कर पाया एक मटेरियल। देखिए कि ये मटेरियल अपोज कर पाएगा ना, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो क्या करेगा, ये अपोज करेगा। हमको जब दो स्प्रिंग को लगाते हैं, फोर्स देते हैं तो क्या होगा, अपोजिशन मिलता है, खींचेंगे तब भी अपोजिशन मिलता है, रबड़ को भी खींचेंगे तो अपोजिशन मिलेगा। तो जितना अपोजिशन मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो द अपोजिशन फेस्ड बाय द मटेरियल, ठीक है, व्हेन वी आर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का दो डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन देखो आ रहा है, लिखो इसको, ओके, पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया है। और दो डेफिनेशन से समझ गए हम लोग इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, ऑपोजिशन। जो जितना अपोज कर पाया वो उतना ज्यादा इलास्टिक, ठीक है, जो जितना ज्यादा अपोज कर पाया वो उतना ज्यादा इलास्टिक, या जो जितना जल्दी तेजी से अपना पोजीशन में रिगेन कर लिया, ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, उसको भी इलास्टिसिटी बोलेंगे, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक।